नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज द राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या है? इनके बारे में कहा जाता है दीज आर ऑल्सो टाइनी स्ट्रक्चर्स, बहुत छोटी स्ट्रक्चर्स होती है जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर पाई जाती हैं, स्ट्रक्चर्स होती हैं पार्टिकल्स की फॉर्म में या ग्रेन्यूल्स कह सकते हैं। टाइनी स्ट्रक्चर इन द फॉर्म ऑफ ग्रेन्यूल्स, दाने की तरह की होती है ये, जैसे सैंड पार्टिकल नहीं होते, लाइक सैंड पार्टिकल्स उसकी तरह के होते हैं, बहुत छोटे से दाने की तरह के होते हैं और बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। इनके बारे में कहा जाता है दे आर नॉन मेम्ब्रेनियस। नॉन मेम्ब्रेनियस के इनके इर्द गिर्द कोई भी मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, जैसे हमने सेल के बारे में पढ़ा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, उसके अलावा हमने देखा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है इनके अंदर, लेकिन इनके इर्द गिर्द कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती, इट इज नॉन मेम्ब्रेनियस। और ये जो सा आपसे एमसीक्यूज में बहुत दफ़ा पूछा जाता है। नेक्स्ट जो है कि इसको डिस्कवर किसने किया था, इसके बारे में सबसे पहले बताया किसने था, डिस्कवर्ड बाय पैलेट, एक साइंटिस्ट थे पैलेट, उन्होंने हमें इसके बारे में बताया था 1955 में। 1955 में पैलेट नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने हमें इसके बारे में बताया कि ये भी सेल के अंदर पाए जाते हैं। अब कहते हैं ये किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट कहाँ कहाँ होते हैं, किस किस फॉर्म में होते हैं, बनते कहाँ पे है? मोस्टली कहा जाता है दे आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। उसके अलावा देखें तो किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, बाउंडेड और फ्री, ठीक है, दे आर मोस्टली प्रेजेंट फ्री फॉर्म में होते हैं, ये फ्रीली मूव इन द साइटोप्लाज्म, बगैर किसी चीज़ के अटैच हुए मोस्टली ये मूव करते हैं, लेकिन कुछ फर्दर किसी और ऑर्गेनेली या किसी और के साथ बाउंड होकर रहते हैं, बाउंडेड फॉर्म में भी होते हैं, बाउंडेड फॉर्म में भी ये प्रेजेंट होते हैं, बाउंड हुए होते हैं किसी चीज़ के साथ, अटैच होते हैं, जैसे हमने पढ़ा था रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ ये अटैच होते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें तो ये मेम्ब्रेन्स के ऊपर क्या मौजूद है, राइबोसोम्स, तो ये क्या शो कर रहा है कि दे आर आल्सो प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ अ बाउंडेड फॉर्म, किसी चीज़ के साथ अटैच होके भी ये रहते हैं और फ्रीली भी मूव करते हैं। इसकी कंपोजिशन की बात कर लें, कंपोजिशन कि ये किससे मिलके बनते हैं, दे आर मेड अप ऑफ राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। किससे मिलके बनते हैं, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन, मतलब एक प्रोटीन है उससे ये मिलके बनते हैं। अब ये राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन क्या है, मॉलिक्यूल्स के मिलने से ये बनती है। फर्स्ट वन इज आरएनए, आप लोगों ने आरएनए की टाइप्स पढ़ी होंगी, 3, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए एंड मैसेंजर आरएनए। तो राइबोसोमल आरएनए को शॉर्ट फॉर्म में आरएनए लिखते हैं, ठीक है, ये इसको राइबोसोम्स को बनाते हैं। उसके अलावा प्रोटीन्स होती हैं, राइबोफ्लेविन प्रोटीन है जो क्या करती है, राइबोसोम्स को बनाने में मदद देती है। अब ये दोनों मिलते हैं और इन दोनों के मिलने से राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन बन जाती है। कहते हैं दोनों की जो अमाउंट है इक्वल ऑलमोस्ट होती है और इसका ये राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन बनाते हैं जो आगे फर्दर राइबोसोम्स बनाने में मदद देती है। अब इसकी स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर की बात करें, हमने पहले बताया ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में होते हैं और इसके जो स्ट्रक्चर है इट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, 2 पार्ट्स कह लें या सब यूनिट के 2 जो यूनिट हैं वो इसकी एक स्ट्रक्चर बनाने में मदद देते हैं। एक होता है इसका लार्जर यूनिट
एंड सेकेंड वन इज द स्मॉलर यूनिट। जो लार्जर यूनिट होता है, इसको लार्जर यूनिट क्यों कहते हैं? बिकॉज इट इज इन लार्ज साइज, बड़े साइज का होता है, जबकि छोटा वाला स्मॉल साइज का है ये, सो डेट इट इज कॉल्ड स्मॉलर यूनिट। यहाँ पे देखिए ज़रा, ऐसे होता है लार्जर यूनिट, और यहाँ पे ही इस तरह हम लोग मेंशन करेंगे स्मॉलर यूनिट। दिस इज द लार्जर यूनिट ऑफ राइबोसोम एंड दिस इज द स्मॉलर यूनिट। ये क्या है? इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ राइबोसोम। राइबोसोम की ये क्या है? स्ट्रक्चर है। अब देखिए, कहते हैं जो बड़ा यूनिट है इट इज 60s, और जो छोटा यूनिट है दैट इज द 40s। अब ये 40s और 60s क्या है? S दैट इज द यूनिट फ्लैटबर्ज यूनिट है। ये क्या? सेडिमेंटल रेट को शो करता है। इट इज द सेडिमेंटेशन रेट। सेडिमेंटेशन रेट को ये शो करता है। सेडिमेंटेशन किसे कहते हैं? चीजों का सेटल डाउन होना, नीचे बैठना। जैसे हमने सेंट्रीफ्यूगेशन में देखा था कि हम लोग उनको रोटेट करवाते थे, स्पिन करवाते थे चीज़ों को, और जब उसको आफ्टर स्पिनिंग चीज़ें जो उनसे नीचे बैठ जाती थी, इस फॉर्म में नीचे बैठ जाती थी, दैट इज द सेडिमेंटेशन, चीज़ों का नीचे बैठ जाना। ठीक है, सेडिमेंटेशन। और जिस रफ्तार से ये नीचे बैठ रही हैं, स्पीड, दैट इज द सेडिमेंटेशन रेट। तो उस स्पीड को हम लोग सेडिमेंटेशन रेट का नाम देते हैं, और उस स्पीड को मेजर करने के लिए जो हम लोग यूनिट यूज करते हैं दैट इज द एस। एस क्या है? स्वेटबर्ड यूनिट है। इसको स्वेटबर्ड यूनिट क्यों कहा गया है? क्योंकि जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमें इस यूनिट के बारे में बताया था दैट इज द थियोडर स्वेटबर्ड साइंटिस्ट। ठीक है, तो थियोडर स्वेटबर्ड साइंटिस्ट ने हमें इसके बारे में बताया था, तो इसलिए इस यूनिट को हम लोग एस या स्वेटबर्ड यूनिट का नाम देते हैं। तो एक्चुअली ये क्या है? ये सेडिमेंटेशन रेट को शो करता है कि कितनी स्पीड से जो चीज़ें हैं वो नीचे बैठ रही हैं। ठीक है, तो दैट इज द सेडिमेंटेशन रेट। टोटल जो हमारे पास सेडिमेंटेशन रेट आता है दैट इज द ATS। अब ये ATS जो है वो क्या है? मोस्टली बच्चे समझते हैं 60 और 40 को प्लस करने से 100 आना चाहिए था, लेकिन ये 80 क्यों आया है? बच्चों, जो बड़ा यूनिट होता है उसके अंदर थोड़ा सा डिप्रेशन सा होता है, मतलब घड़ा सा होता है। इस यूनिट के अंदर आके जो स्मॉलर यूनिट है वो आके अटैच हो जाता है, मतलब ओवरलैप है। तो इसलिए क्या होता है, इनका जो टोटल है वो 80s आता है बजाय 100s आने के। क्लियर? पीछे आप लोगों ने पढ़ा था, हमने जब स्टार्ट किया था टाइप ऑफ अ सेल, उसमें बताया था प्रोकैरियोट में जो राइबोसोम्स होते हैं वो स्मॉलर साइज के होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक जो सेल होते हैं उनका जो राइबोसोम होते हैं वो लार्जर साइज के होते हैं। हम ये किन के सेल की बात कर रहे हैं? अबाउट द यूकैरियोटिक सेल। हम लोग यूकैरियोटिक सेल की बात कर रहे हैं। प्रोकैरियोटिक के सेल की बात करें, प्रोकैरियोट्स के जो राइबोसोम होते हैं, बड़ा जो यूनिट है दैट इज द 50s, और जो स्मॉलर यूनिट होता है दैट इज द 30s। टोटल इनके 80s बनते हैं, लेकिन यहाँ पे इन दोनों का 70s टोटल आता है हमारे पास। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वही बात ओवरलैपिंग की वजह से ये सारा प्रोसेस होता है और 70s हमारे पास आ जाता है। नेक्स्ट जो है फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम कहाँ पे बनते हैं? वेयर दे आर फॉर्म? दे आर फॉर्म इन द न्यूक्लियोलस। अब ये न्यूक्लियोलस क्या है? अगर हम लोग सेल को ड्रॉ करें, दिस इज अ सेल, दिस इज अ न्यूक्लियस। यहाँ पे हमें एक स्पॉट धब्बा सा नजर आता है, न्यूक्लियस के अंदर डार्क सा स्पॉट होता है दैट इज द न्यूक्लियोलस। और यहाँ पे न्यूक्लियोलस जो है, न्यूक्लियस आल्सो नॉन मेम्ब्रेनियस, ये भी नॉन मेम्ब्रेनियस होता है। मेम्ब्रेन इसके इर्द गिर्द नहीं होती। यहाँ पे भी MCQs पूछा जाता है। ठीक है,
तो नॉन मेम्ब्रेनियस होता है, इसके अंदर बनते हैं राइबोसोम्स, राइबोसोम्स बनते हैं। देन वो यहाँ से मूव करके, यहाँ पे पोर्स होते हैं, यहाँ से मूव करते हैं और साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाते हैं। मे बी वो फिर फर्दर किसी चीज़ के साथ अटैच हो जाए। तो बनते कहाँ पे हैं? न्यूक्लियोलस के अंदर। अब इसका फंक्शन क्या है? फंक्शन ऑफ राइबोसोम, राइबोसोम का फंक्शन क्या है? बेसिकली कहा जाता है इट इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की सिंथेसिस में मदद देता है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन बनाने में ये मदद देता है। क्यों? क्योंकि ये वो मशीनरी होती है जहाँ पे प्रोटीन बन सकती है। जैसे हम लोग इसके स्ट्रक्चर की बात करें, इस तरह होता है और ये होता है इस तरह स्मॉलर यूनिट। यहाँ पे ये होता है मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए क्या करता है? इसके पास इंफॉर्मेशन होती है कि किस टाइप की प्रोटीन बननी है, इंफॉर्मेशन लेके आता है। इंफॉर्मेशन यहाँ पे कोडेड होती है और यहाँ पे देखें तो इसके अंदर फर्दर 3 स्ट्रक्चर पाई जाती हैं, ठीक है। एक को हम लोग ए साइट का नाम देते हैं, सेकंड जो हम पी साइट जहाँ पे प्रोटीन ने बनना होता है, और एक को हम लोग कहते हैं ई साइट, एग्जिट साइट, जहाँ से जो फर्दर आरएनए वगैरह है वो बाहर मूव करेगी। 3 साइट्स होती हैं, इसको हम लोग अमाइनो असाइल या एक्सेप्टर साइट का नाम भी देते हैं, ठीक है। पी साइट को पेप्टाइडल साइट कहते हैं क्योंकि यहाँ पे पेप्टाइड बनती हैं, प्रोटीन्स बनती है यहाँ पे, ये वाली पॉलीपेप्टाइड चेन बन रही है यहाँ पे। और जो मशीनरी थी या फिर आरएनए था, टीआरएनए, जिसने इसको ट्रांसफर कर रहा था अमीनो एसिड को बाइट से, वो आगे फर्दर यहाँ से निकल जाता है। फर्दर इसकी 3 आप लोग बेसिकली देखें कि इसकी 3 साइट्स होती हैं, एक को ए साइट, दूसरी को पी साइट कहा जाता है, थर्ड वाली को ई साइट। ए मतलब अमाइनो असाइल एक्सेप्टर साइट, पी साइट मतलब पेप्टाइडल साइट, ई साइट मतलब एग्जिट साइट, फर्दर जिसने मूव करना है। यहाँ से अमाइनो एसिड आते हैं, यहाँ पे उनकी बॉन्डिंग बनती है और जो अमाइनो एसिड को लेके आ रहा होता है आरएनए, वो यहाँ से फिर बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो कहते हैं यहाँ पे ये प्रोटीन की सिंथेसिस करवा रहा होता है, प्रोटीन यहाँ पे बनते हैं। दैट इज द मेजर फंक्शन ऑफ द राइबोसोम, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है राइबोसोम का। अगर प्रोटीन नहीं बनेगी तो सेल जो है फर्दर एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के काबिल नहीं रहेगा। तो प्रोटीन बहुत ज़्यादा जरूरी है जो कि राइबोसोम्स बनाते हैं। नेक्स्ट कौन सा? एक पोलीजोम एक टर्म है। पोलीजोम क्या है कि जब बहुत ज़्यादा राइबोसोम्स, ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स, बहुत ज़्यादा राइबोसोम्स जब मैसेंजर आरएनए के साथ अटैच हो जाए तो उसकी वजह से जो स्ट्रक्चर बनती है उसको हम लोग पोलीजोम्स का नाम देते हैं, पोलीजोम का नाम देते हैं। यहाँ पे देखें ज़रा, दिस इज मैसेंजर आरएनए, राइबोसोम, राइबोसोम, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा क्या है? राइबोसोम्स है। और ये क्या है? मैसेंजर आरएनए। प्रोटीन की फॉर्मेशन कहाँ से स्टार्ट होगी? 5 एंड से किसकी तरफ? 3 एंड की तरफ। ये मैसेंजर आरएनए के 2 एंड है, एक 5 एंड है और एक 3 एंड है। स्टार्ट कहाँ से उन्हें प्रोटीन बनना? यहाँ से। तो प्रोटीन की जो सिंथेसिस होती है वो किस एंड से स्टार्ट होगी? 5 एंड से। ऐसा नहीं कि ये यहाँ से स्टार्ट कर, नहीं, ये 5 एंड से स्टार्ट होते हैं। ये भी आपसे MCQs में पूछा जाता है। नेक्स्ट कौन सा है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो ये राइबोसोम है, क्या हर वक्त दोनों इसके जो सब यूनिट अटैच रहते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। मोस्टली राइबोसोम्स के जो सब यूनिट हैं वो एक दूसरे से डी अटैच होते हैं,
बट जब प्रोटीन बननी होती है एट द टाइम ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस देन ये दोनों जो राइबोसोम है ये आके एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं, ठीक है। और इनकी अटैचमेंट में मैग्नीशियम आयंस का बहुत ज़्यादा रोल है जो इसकी अटैचमेंट में मदद देते हैं। इट कंट्रोल द अटैचमेंट ऑफ दीज सब यूनिट्स, ठीक। ये सारा का सारा आज का टॉपिक राइबोसोम्स के रिलेटेड था। आज का हमारा टॉपिक यहीं पे कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।